हेलो दोस्तों, मैं आर्य आपका दोस्त। जैसा कि मैंने कहा था कि यूपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यू सीरीज जो 2025 के लिए रहेगी हमारी पूरी, ये प्रीलिम्स सीरीज पूरी एनसीईआरटी बेस्ड रहेगी। जहाँ तक मैं कवर करूँगा एनसीईआरटी इसको कवर करते हुए चलूँगा। तो मैंने आपको बोला था वीडियोज़ में कि मैं जो स्टार्ट करूँगा वो हिस्ट्री से होगा। तो ये 1 घंटा 1 सवा घंटे की क्लास रहेगी डेली की डेली। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो एनसीईआरटी सभी लोग पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी में होता क्या है कि क्लास 6 से लेकर 12 तक हमें पढ़ना पड़ता है। तो कुछ चीज़ें रिपीट होती हैं, कुछ चैप्टर्स रिपीट हो जाते हैं। जैसे क्लास 6 में जो चीज़ आप पढ़ेंगे वो आपको 12th क्लास की पहले पार्ट्स में जो है उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, बेसिकली मैं इसको मैप बेस्ड तरीके से पढ़ाऊँगा पूरा, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी कवर करना है। फिर उसके बाद पीवाईक्यूज़ भी कवर करने हैं। तो मैं क्लास 6 की एनसीईआरटी को पढ़ाऊँगा पहले, उन चैप टॉपिक वाइज कवर करेंगे सारे टॉपिक्स को। तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी। और जो चैप्टर्स, जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्राग ऐतिहासिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य एज, उनसे उसी को फिर हम एडवांस लेवल पर 12th क्लास में आके पढ़ेंगे। तो एक रिपीटेशन होगा एक तरीके से। और पूरी तरीके से मैं इसको मैप तरीके से पढ़ाऊंगा, कनेक्ट करते हुए पढ़ाएंगे कि क्या चीज़ें चेंज होती गई समय के साथ। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जब हम एक बार इसको पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है, तो जैसे जैसे मैं नोट्स बताऊंगा वैसे वैसे आप मैप के थ्रू नोट्स ब्रीफ में बनाते चलिएगा। फिर उसके बाद हम पीवाईक्यूज देखेंगे। यूपीएससी यूपीपीसीएस में जो भी क्वेश्चंस आए हुए होंगे उनको हम कवर करेंगे एंड ऑफ द लेक्चर। उनको कवर करने के बाद फिर हम देखेंगे कौन से क्वेश्चन हमसे हो पाए हैं, क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ने से कौन से क्वेश्चन हमसे नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है। तो जो क्वेश्चन हमसे नहीं हो पाएंगे उनको हम पढ़ लेंगे। और अगेन फिर हम देखेंगे कि हमें किस तरीके से चीज़ें, हमसे कोई चीज़ मिस हुई तो किस तरीके से हुई। तो वहाँ से हमें एक थॉट डेवलप होगी कि यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछता है और हमें कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक है। तो ये सीरीज है, तो इसमें हम कवर करेंगे टॉपिक्स। और टॉपिक्स के बाद क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करें उनका एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के बाद जो हमने नोट्स बनाए हैं उन्हें हम दोबारा से रिपीट करेंगे। जब हमारा पूरा एक एंशियंट हिस्ट्री अगर कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम एक टेस्ट देंगे एंशियंट हिस्ट्री का। आप किसी भी रेपुटेड कोचिंग का टेस्ट सीरीज ले आइएगा, जो सेक्शन वाइज होते हैं उनको ले आइए, उनको सॉल्व करिएगा। वहाँ से आपको पता लगेगा कि आप कौन से क्वेश्चंस आपको इजीली हो पाए हैं एनसीईआरटी के बिहाफ पे, कौन से नहीं हो पाए। जो क्वेश्चन नहीं हो उनके आप शॉर्ट नोट्स बनाइएगा और उनको रिवाइज कर लीजिएगा। आई होप आप मेरी इस मेथड से काफ़ी बेनिफिट आप सभी को होगा, मुझे भी होगा, साथ ही साथ आप हम सभी मिलके इस पूरी जर्नी को इन्जॉय करते हुए करेंगे। अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है और अभी से हम इसको कवर करते हुए चलेंगे। तो आज से जो स्टार्ट करेंगे हम वो करेंगे एंशियंट हिस्ट्री। ठीक है। तो क्लास 6 में एंशियंट हिस्ट्री में आपको मैं बता दूं कौन कौन से चैप्टर हैं जो हमारे इस टॉपिक को कवर करते हैं। तो आप ये यहाँ पे देखिए, पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। पहला ही चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे। ये पहला चैप्टर है कि हमारी जो जर्नी है, हमारा जो इतिहास है, मानव सभ्यता का इतिहास है, पूरी पृथ्वी पर जो जीवन का इतिहास है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है। फोकस हम करेंगे अपने मानव के ऊपर कि मानव आज जो हम हैं वहाँ तक हम कैसे पहुँचे। दूसरा है आरंभिक नगर। तो नगर इसमें कवर हो जाएंगे। आरंभिक नगरों में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। क्या बताती हमें किताबें और कब्रें, ये अगला टॉपिक है। तो दो तीन टॉपिक हैं इसमें, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक तक, मतलब एक हम शिकारी थे वहाँ से कृषक कैसे बने। उसके बाद जो आरंभिक गांव हुआ होगा पहले बसे होंगे, उसके बाद जो आरंभिक नगर बसे वहाँ तक हमें पढ़ना है। तो प्राग ऐतिहासिक काल से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता जो आरंभिक नगर है वहाँ तक हम पढ़ेंगे इसको। तो 3 चैप्टर कवर करेंगे, उसके बाद हम पीवाईक्यू करेंगे। ठीक है। तो आप सभी मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए और हम एक एक चैप्टर को मैप के थ्रू पढ़ते हुए चलेंगे। ये देखिएगा पहला मैप आपके सामने, मैं इसको जूम जूम कर देता हूँ, देखिए। ठीक है। तो कब, कहाँ, कैसे स्टार्टिंग की बात आती है तो यहाँ पर शुरुआत में आप जो चीज़ें लिखी हैं मैं उनको ब्रीफ में आपको बता देता हूँ। होता क्या है कि हमें अपने इतिहास के बारे में कुछ भी जानना होता है तो हम
से 2 साल 3 साल पहले का इतिहास जानना है तो हम यूट्यूब पे देख लेंगे, या किसी पुस्तक को पढ़ लेंगे, या किसी रेडियो से सुन लेंगे, तो हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। लेकिन हमें सदियों पुरानी कोई चीज़ पता करनी है तो हमें कैसे पता करनी होगी? उसके लिए हमें पुरातत्वविद जो होते हैं उनकी सहायता लेनी पड़ती है, जो उस टाइम पर छोड़ी गई, जो पुराने लोगों द्वारा छोड़ी गई चीज़ें हैं, उनके खाई गई हड्डियां हैं, उनके द्वारा बनाए गए मकान हैं, उनके द्वारा यूज किए गए बर्तन हैं, उन सब चीज़ों से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है कि उस टाइम के लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, क्या करते थे। उन सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है, बच्चे किस तरीके से खेलते थे। ठीक है, तो अब इस मानचित्र में आपको देखिएगा, यहाँ पर एक नर्मदा नदी आपको दिख रही होगी। ये नर्मदा नदी बह रही है, ये अमरकंटक से निकलती है और ड्रिफ्ट जो रिफ्ट वैली है उससे बहते हुए इसमें गिरती जाके अरब सागर में गिरती जाके। ठीक है, तो ये नर्मदा नदी के आसपास सबसे पहले जीवन उत्पन्न हुआ था। ठीक है, यही लिखा है। तो पूछ लिया जाए कि सबसे पुराना जीवन काल कहाँ है, तो कई लाख वर्ष पहले नर्मदा नदी के किनारे ही जीवन उत्पन्न हुआ था। उसमें एक साइट मिलती है हमें भीमबेटका। भीमबेटका बहुत ही प्राचीन साइट है और वहाँ से हमें ये जानकारी मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पर लोग करते क्या थे? अब नदी के किनारे रहते थे, कृषि करना उनको आता नहीं था, तो क्या करते थे? वहाँ पे आसपास जंगल होंगे, जंगल से वो अपने लिए खाना पानी और रहने के लिए गुफाएं, आवास और पहनने के लिए जानवरों की खाल होगी या पत्ते पहनते थे। ये सभी चीज़ें वो प्रकृति से प्राप्त करते थे और शिकार करते थे या फिर कंद फूल फल खाते थे, इसीलिए इनको आखेटक कहा गया। आखेटक शिकारी। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं हम थोड़ा। शुरुआत में ये आखेटक थे। अब आखेटक लोग क्या किए? शुरुआती जो कृषक बनने से पहले की घटना है कि सबसे पहले अनाज कहाँ उगाया गया। तो सबसे पहले जो अनाज उगाने की जो चीज़ें स्टार्ट हुई थी वो आपको यहाँ पे देखिए, इस मैप में देखिए, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ हैं। किरथर और सुलेमान की जो पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर 8,000 वर्ष पूर्व जौ और गेहूँ की फसलें मिलती हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ से हमें भेड़ बकरी गाय बैल भैंस आदि पालतू पशुओं को भी साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन अभी रिसेंट जो स्टडी हुई है उसमें एक जगह है, इस मैप में नहीं दी गई है, मैं आपको बता देता हूँ वो जगह कहाँ पे है। ये जगह आप देख रहे हैं गंगा नदी के किनारे किनारे ऊपर के एरिया में, उत्तर प्रदेश में एक जगह है लहुरा देव। ठीक है, ऊपर की जगह है लहुरा देव। लहुरा देव में 9,000 वर्ष पूर्व जो चावल की भूसी होती है उसके साक्ष्य मिले हैं। तो अब सबसे प्राचीनतम जो हमें साक्ष्य मिले हैं अनाज के, वो कहाँ से मिले हैं? उत्तर प्रदेश के लहुरा देव, संत कबीर नगर में। ये जिला संत कबीर नगर जो है वहाँ पर है लहुरा देव। ठीक है, अभी आप इसको याद रखिएगा। अब इसी कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। इस मैप के थ्रू ही हम सब कुछ पढ़ते हुए चलेंगे। ये मैप आप लोग नोट कर लीजिए, बस इसी मैप से ही आपको सारा समझ में आ जाएगा। हमने बात की थी सुलेमान किरथर पहाड़ियाँ। ये पहाड़ियाँ जिसमें 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने गेहूँ और जौ जैसी फसलों को उपजाना स्टार्ट किया था। जो पहले आखेटक थे, धीरे धीरे अब क्या बनने लगे थे? कृषक बनने लगे थे। ठीक है, और साथ ही साथ वो अपने साथ भेड़ बकरी गाय बैल ये पशुओं को भी पालना चालू कर दिया था। इसके अलावा और कहाँ कहाँ हमें कृषि के साक्ष्य मिलते हैं? वो हैं गारो पहाड़ियाँ। आप यहाँ पे मैप में याद रखिएगा, प्राचीनतम जो है गारो पहाड़ियों में हमें मिले हैं। विंध्य के उत्तरी क्षेत्र में हमें कृषि के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, इन क्षेत्रों में कृषि के साक्ष्य मिलते हैं और ये यहाँ पे चावल उगाए जाने के साक्ष्य हमें विंध्य के उत्तरी क्षेत्र में मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसी मैप के द्वारा ही हम पूरा देखेंगे। अभी देखिए कि मानचित्र पर आप सिंधु और उसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। अब देखिए यहाँ पे आपको धीरे धीरे आप आगे बढ़ गए हम, और यहाँ पर उसने दिया कि एक नदी है जिसके किनारे प्रारंभिक नगर पैदा हुए थे। हम बस अभी ब्रीफ, ये चैप्टर पूरी तरीके से आपको प्राचीन इतिहास के बारे में एक तरीके से ब्रीफिंग कर रहा है कि कैसे कहाँ किन जगहों पर सबसे पहले लोग हुए। उन्होंने अपने रोटी कपड़ा और मकान, 3 चीज़ें चाहिए होती हैं इंसान को जीवित रहने के लिए। किसी भी जीव उसको रोटी, खाना कहाँ से मिल रहा था, भोजन कहाँ से मिल रहा था? नर्मदा नदी के किनारे जो जंगल थे, जंगलों से उसको या तो शिकार करके या कंदमूल फल या फल फ्रूट खा के वो अपना जीवन गुजार रहा था।
रहना कहाँ था, वहाँ पे जो कंदराएं थी, जो गुफाएं थी, उसमें वो अपने आवास ढूंढता था। पहनता क्या था, कपड़ा के लिए वो क्या करता था, या तो भेड़ बकरियों की खाल पहन लेता होगा, या पत्तों को अपने शरीर पे ढक लेता था अपने आप को बचाने के लिए। उसके धीरे धीरे कुछ समय बाद, समय गुजरता गया, जो न्यूलिथिक एज आई, उसमें क्या हुआ कि धीरे धीरे इन्होंने अब कृषि करना स्टार्ट कर दिया। तो वो सबसे पहले साक्ष्य हमने बताया आपको, लहुरा देव उत्तर प्रदेश, संत कबीर नगर में। और उससे पहले जो एक सुलेमान कुर्तर पहाड़ियाँ, वहाँ पे जौ और गेहूं की फसल उगाई गई थी। उसके अलावा भी कुछ जगह हैं बिंद के उत्तरी क्षेत्र में चावल के साक्ष्य मिले हैं। और गारो पहाड़ियाँ, ये गारो पहाड़ियाँ कहाँ हैं, ये उसमें मेघालय में है। ठीक है, इतना आपको याद हुआ। उसके बाद आप देखिए उसके बाद जब इससे आगे आए, लोग अब व्यापार भी करने लगे होंगे, कुछ शिल्पकार भी करने लगे होंगे। तो वो जगह कहाँ पैदा हुई थी, वो इस सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी, जो ये सिंधु नदी है, जो कि हमारे यहाँ मानसरोवर वाली जगह है, वहाँ से निकलती है। इसको एक नाम देखते हैं, सैने खवाब। सैने खवाब जो है, वहाँ से इसका नाम इधर तिब्बत के इधर पाया जाता है। ये हमारे लद्दाख से होते होते, जम्मू कश्मीर से होते हुए नीचे पाकिस्तान में जाती है। अब इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली सहायक नदी है झेलम, दूसरी सहायक नदी है चेनाब, फिर है रावी, फिर है ब्यास, फिर है सतलुज। आखिरी में सतलुज सिंधु नदी से आगे मिलती है। ठीक है, इधर से हम देखें, अगर राइट साइड से हम देखें तो काबुल एक नदी है जो कि अफगानिस्तान से आती है, वो भी इससे मिलती है। तो इसी नदी किनारे ये बता रहे हैं, देखो इसी नदी के किनारे क्या हुआ था, सबसे पहले 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे आरंभिक नगर फले फूले थे। वो आरंभिक नगर कौन थे, सिंधु घाटी, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदाड़ो, ये सारे नगर इस नदी के किनारे फले फूले थे। इसके बाद कुछ 2500 वर्ष पूर्व एक नदी और हुई है, जहाँ पर हमारे महाजनपद, जो 16 महाजनपद हैं, एक नदी किनारे फले फूले, वो थी गंगा नदी। गंगा नदी के किनारे किनारे वो हमारे जनपद, 16 महाजनपद में से मैक्सिमम जो जनपद थे, महाजनपद थे, वो इसी नदी किनारे फले फूले। तो देखिए 4700 वर्ष पूर्व, उसके बहुत साल बाद, लगभग हजारों सालों बाद, मतलब हजारों ही हो जाएंगे, मतलब एक तरीके से 2500 साल है, तो इट्स डिफरेंस नियर अबाउट 200 ईयर आफ्टर, इस एरिया में भी क्या हुआ, नगरों का पुनः आरंभ हुआ। वो गंगा नदी का किनारा था, वही उसने यहाँ पे बात कही है। हमें कुछ नहीं पढ़ना, हमें मैप को अगर याद कर लिया आपने, तो ये सब चीज़ें आपके हाथ में आती हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इन्हीं नदियों के किनारे, अब नदियों के किनारे रहने का फ़ायदा क्या था, ये बात आप समझ लीजिए। नदियों के किनारे रहने का ये फ़ायदा होता था उन लोगों को कि उनको खाने के लिए मछलियाँ आसानी से प्राप्त होती थी, आसपास आसानी से उनको ऐसी भूमि मिल जाती थी जहाँ वो आसानी से कृषि कर सकें। साथ ही साथ जंगल थे, जंगल से उन्होंने बहुत सारे उत्पाद जो जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं, जैसे लकड़ी है आवास बनाने के लिए, और जंगली जानवर, इनका शिकार किया जा सकता था। तो नदियों किनारे से उन्हें पानी, जल, खाना, काफ़ी चीज़ें उन्हें आसानी से प्राप्त हो जाती थी। उन्हीं में से एक नदी थी जिसने एक साम्राज्य को बहुत शक्ति दी, वो साम्राज्य था मगध। मगध जो उस टाइम सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था, वो सोन नदी के किनारे बसा था। किस नदी किनारे बसा था, सोन नदी, जो राइट विंग है, राइट साइड से गंगा से मिलती है पटना के पास। ठीक है, सोन नदी, इस नदी के किनारे किनारे, इस नदी के पास ही जो एरिया में कौन सा एक राज्य, महाजनपद शक्तिशाली बना, मगध। ठीक है, याद रखिएगा, यही बात इसने यहाँ लिखी है, सोन नदी। ठीक है, बहुत शक्तिशाली था, उसने विशाल साम्राज्य स्थापित किया। ठीक है, अब बात आती है, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, मान लेते हैं इंटरव्यू में ही पूछ लें कि सब कॉन्टिनेंट या उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है इस पूरे क्षेत्र को। जो भारत, पहले अखंड भारत था, उसको एक उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती थी, उसको इसलिए दी जाती थी कि दक्षिण एशियाई के आधुनिक भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, चीन हो गया, म्यांमार हो गया, सभी पड़ोसी देशों, जो कि एक दक्षिण, एक छोटे महाद्वीप के रूप में है, क्योंकि ये बाकी और महाद्वीपों से, एशिया से, समुद्रों से, पहाड़ियों से, पर्वतों से बटे होने के कारण इसको एक उपमहाद्वीप की संज्ञा हमने दी थी। इतना बड़ा था कि ये अपने आप को एक कवर किए होता, ऊपर उत्तर में देखो हिमालय से बटा हुआ था, इधर अरब सागर वेस्ट में, इधर बंगाल की खाड़ी नीचे, हिंद महासागर। तो इसको हमने उपमहाद्वीप
द्वीप की संज्ञा दी इस पूरे देशों को मिलाकर। ठीक, कभी पूछ लिया जाए तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि एक छोटे महाद्वीप के रूप में इसको देखा जा सकता था। ठीक है, अब बात करते हैं कि लोग, जब भारत जो एक उपमहाद्वीप है, इतनी सारी प्राकृतिक बैरियर्स से अलग था और जगहों से, तो लोग यहाँ तक आए कैसे? कहा जाता है कि भारत में इतने लोग आए कि अभी जो उसकी जो पॉपुलेशन है उसमें बहुत सारे जीन्स आप देख सकते हैं, बहुत सारे जगह के, चार तो होते हैं, मूल रूप से चार हैं, बाकी भी और बहुत सारे लोग यहाँ आए और किसी ने भारत को लूटा, किसी ने यहीं पे आके अपना साम्राज्य बसा लिया, बहुत सारे लोगों ने। ठीक है, प्राचीन काल से ये चीज़ चलती आई थी। ठीक, जैसे हम देखते हैं सिकंदर, सिकंदर कहाँ का था? यूनान और उधर का था, तो वो भी भारत आया था, लेकिन फिर वो वहीं से लौट गया, ब्यास नदी से वापस चला गया, रावी नदी ब्यास नदी के आसपास आके वो वापस चला गया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे लोग भारत में आते रहे समय समय पे। तो आए कैसे होंगे इन सब बात जगहों को पार करके? क्यों उन्होंने पार की होंगी? लोग एक एक स्थान से दूसरे स्थान क्यों गए होंगे? इतनी भयंकर बाधाओं को पार, ऊंचे ऊंचे पर्वतों को पार करना, नदियों को, नालों को, समुद्रों को पार करके। तो उसके पीछे एक रीजन था। एक रीजन तो ये रहा होगा कि लोगों को खाना, कपड़ा और आवास, ये तीन चीज़ें चाहिए। भोजन चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए। तो जब वो जिस जगह रहते होंगे वहाँ पर जब ये चीज़ें ख़त्म हो जाती होंगी तो इस चीज़ की खोज के लिए वो आगे बढ़ जाते होंगे। दूसरा, काम की तलाश में। तीसरा, दूसरी जगह को जीतने के लिए, जब सेनाएं थीं विजय हासिल करने के लिए। तीसरा, कभी कभी व्यापारी भी एक स्थान से दूसरे स्थान मूव करते रहते होंगे। और कुछ ऐसे लोग भी रहे होंगे जो नई जगह की खोज के लिए इच्छुक होंगे, वो लोग भी मूव करते रहे होंगे। इस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोग मूव करते रहे। ठीक है, सीजन के अकॉर्डिंग भी जाते होंगे कि एक जगह मान लो पर्टिकुलर फल मिल रहा है, वो एक समय एक सीजन में ही मिलेगा, फिर वहाँ पे जब फल खत्म हो जाएंगे तो दूसरे रीजन में मिलता है। जैसे आप देखो अफ्रीका में, आपने कभी डिस्कवरी देखी हो, तो वहाँ पे डिस्कवरी में होता गया है, कुछ एरिया ऐसा होता है रेगिस्तान, जब गर्मी पड़ने लगती है तो कुछ एरिया ऐसा होता है अफ्रीका का जहाँ पर सवाना, जहाँ पर छोटी छोटी घास पैदा होती है, छोटी घास। ठीक है, उस छोटी घास को खाने के लिए सारे जानवर उधर ही माइग्रेट करने लगते हैं, जैबरा एबरा सब उधर ही जाते हैं और उस घास को खाते हैं। और स्रोतों की, जल की तलाश में, बिना पानी के तो कोई जीव जीवित रह नहीं सकता है, तो उसके लिए भी वो मूव करते होंगे। ठीक है, तो इसलिए ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान मूव करते रहते थे। लेकिन इससे भारत में एक चीज़ फ़ायदा हुई। अब जब आपको देखा जाए कि भारत में इतनी डाइवर्सिटी है, तो डाइवर्सिटी का एक फ़ायदा ये होता है कि डाइवर्सिटी हमें बहुत सारी चीज़ें देती है, मतलब समृद्ध करती है चीज़ों को। मतलब मेरे पास कोई एक नॉलेज है, आप, मेरा कोई दोस्त मुझसे आके कहीं और जगह से मिलता है, उसके पास भी कोई एक नॉलेज है, तो अब मेरे पास दो नॉलेज हो जाएंगी। इस तरीके से आप देखिएगा, जब हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग तरीके के लोगों से मिलते हैं, तो हमारी नॉलेज डेफिनेटली बढ़ती है, हमारे एक्सपीरियंस बढ़ते हैं। तो ये जो डाइवर्सिटी है, ये जो विविधता है, ये हमारी सांस्कृतिक विविधताओं को समृद्ध करती है। ठीक है, अब मैप में हमने पूरी चीज़ें यहाँ पे देख ली हैं। ये नदियाँ आप इसमें देख लीजिएगा कौन सी नदी कहाँ से फ्लो कर रही है, क्योंकि ज्योग्राफी में आपको ये सारी चीज़ें तो वैसे भी पढ़नी है। अब हमें ये देखना है कि भारत देश का नाम भारत कैसे पड़ा, इंडिया कैसे पड़ा। तो उसमें इसमें दिया है कि जो वेस्ट साइड के यूरोप यूरोप और यूनान यूनान ग्रीस के लोग जो थे, ईरान के, यूनान के, यूनानी लोग, ये लोग सिंधु के उस पार की भूमि में रहने वाले लोगों को हिंदोस या इंडोस के नाम से जानते थे, और इसी का बाद में रूपांतरण इंडिया के नाम पे हुआ। भारत नाम, इसका भरत नाम का कबीला एक समूह रहता था उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, उसके आधार पर पड़ा। इसका जिक्र ऋग्वेद में भी है। ठीक है, तो उस भरत कबीले के नाम पर ही इसका नाम भारत पड़ा। ओके, जो ईरानी थे, यूनानी थे, वो इसको हिंदोस या इंडोस कहते थे। ठीक, और जो सबसे प्राचीन वेद है कौन सा है? ऋग्वेद है, आज से लगभग 3500 वर्ष पुराना है। अब इतनी सारी हमें अतीत के बारे में बहुत सारी जानकारी कैसे मिलती है? या तो हम पुरातात्विक चीज़ों से, जो उनके द्वारा छोड़े गए पत्थर के हथियार हैं, उनके द्वारा आवास, जो टूटे फूटे आवास हैं, उनके द्वारा मृद भाड़ है, उनके द्वारा आभूषण हैं, उनके द्वारा खेल खिलौने हैं, या उनके द्वारा खाए गई वस्तुएं हैं, जले हुए अनाज हैं, उनसे हम पता करें। या कुछ चीज़ें ऐसी रही होंगी जो लिखी गई होंगी,
लिखित फॉर्म में होंगी और उन्हें हाथ से लिखा जाता था। ऐसी पुस्तकें जो हाथ से लिखी गई थीं और ताड़पत्र पे लिखी जाती थीं उनको हम पांडुलिपि कहते हैं। इंग्लिश में इनको मनुस्क्रिप्ट कहते हैं। मेनू मतलब हाथ से निकला हुआ। ये पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी एक हिमालय क्षेत्र में एक भुर्ज नामक पेड़ की छाल, आप गूगल करिएगा तो आपको वो छाल दिखाई देगी, बहुत ही अच्छी छाल होती है, उससे आसानी से लिख सकते हैं। उस भोजपत्र पे लिखा जाता था या ताड़ पत्रों पर। ताड़ पत्रों क्या करते थे, कट कर लेते थे प्रॉपर और उसको बांध लेते थे और उसके ऊपर लिखते थे। तो ऐसी चीज़ें जो लिखी हुई फॉर्म में हमें मिली हैं वो सारी की सारी हमारे रिसोर्सेस हैं, इससे हमें हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। ठीक है, अब ये पांडुलिपियाँ, ये जो लिपि थी, ये समय के साथ, क्योंकि ये छाल से बनाई गई, पेड़ की छाल से बनाई गई या ताड़ पत्र से बनाई गई, कीड़े मकोड़े इनको खा सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो गई, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्राचीन काल की उस तरीके से नष्ट हो गई। जो चीज़ें हमें प्राप्त हैं वो उनसे हमने ये थोड़ी बहुत नॉलेज निकाली है। ठीक है, तो बाद में कुछ लोगों को जब ये बात समझ में आई तो उन्होंने कुछ ऐसा भी किया है कि उन्होंने पत्थरों पे लिखना स्टार्ट किया, इसे हम अभिलेख कहते हैं, इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। ठीक है, अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। अभिलेखों का, अभिलेख जो थे वो एक कठोर सतह पर लिखे जाते थे। ठीक है, कठोर सतह वो पत्थर की हो सकती है, लोहे की हो सकती है। ठीक है, तो ये लंबे समय तक बनी रहेगी। जैसे अशोक के जो अभिलेख हैं वो आज भी उपलब्ध हैं और जेम्स प्रिंसेप ने उनको पढ़ा था और उनको उसके बारे में हमें आज अशोक के बारे में इतनी सारी जानकारी उसके कारण हमें प्राप्त हो पाई है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हो ये राजा महाराजा अपने देखिए युद्ध का वर्णन देते थे, अपने विजयों का वर्णन देते थे। इसी में एक विजय है समुद्रगुप्त का इलाहाबाद का अभिलेख, जो प्रस्तर अभिलेख है वो इसी चीज़ को, इलाहाबाद का, जो हरिशैन उनके जो कवि थे उनके द्वारा लिखा गया था, लड़ाइयों के बारे में, अपने विचारों के बारे में, कार्यकलापों के बारे में चीज़ें हमें मिल जाती हैं। ठीक है, उसी में आप देखिए यहाँ पे उन्होंने एक दिया है, डेटा दिया है कि लगभग 2250 वर्ष पूर्व यह अभिलेख अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में कक्षा क्लास 8 में हम और पढ़ेंगे अशोक के बारे में। इसमें जो भाषा यूज की गई थी, जो लिपि और भाषा, लिपि किसी भी भाषा को लिखने के लिए प्रयुक्त होती है। ठीक है, तो लिपि जो यूज की गई थी वो यूनानी और अरामाइक नामक दो विभिन्न लिपि और भाषाओं से किया गया था। ठीक है, इसके अतिरिक्त भी हमें इतिहास के बारे में जो जानकारी है वो प्राप्त करने के लिए पुरातत्वविद क्या करते हैं, जो ईंटों से बनी इमारत हैं के अवशेष हैं, चित्र या मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, जो मैं आपको बताया था, उनका अध्ययन करते हैं और इतिहास के बारे में नॉलेज गेन करते हैं। जैसे एक आप देखिए, आपको याद हो, ये आपको एडिशनल मैं दे रहा हूँ कि हाथी गुम्फा अभिलेख जो है खारवेल का है। ये कहाँ पे है, ये भुवनेश्वर के पास एक जगह है, वहाँ पर खारवेल नामक जो एक शासक हुआ था उसने हाथी गुम्फा अभिलेख लिखा है। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख रुद्रदमन, ये गुजरात में है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिनी द्वितीय। ठीक है, ये पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया था, जब हर्षवर्धन को हराया था और उसका अपना पूरा रवि कीर्ति इसमें के द्वारा लिखा गया था। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया तो उन्होंने ये अभिलेख अपना छाप दिया। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा। अब आप देखिएगा यहाँ पर और चीज़ें हमें कहाँ से, जैसे कि आहत किए हुए सिक्के, जो पंचमार्क सिक्के होते हैं, या फिर मृदभाड़ मिट्टी के बर्तन हैं, उनको देखकर भी हम इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। जैसे ये वाला आप देखिएगा रेड कलर का है, इसे ब्लैक कलर से डिजाइन की गई है। ये पात्र आज से लगभग 47 वर्ष पूर्व, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है। और उसके अलावा 2500 वर्ष पूर्व की जो प्राचीन सिक्के हैं वो आहत सिक्के हैं, जो कि पंचमार्क सिक्के कहलाते थे। क्योंकि ये जल्दी नष्ट नहीं होते हैं, ये सालों साल समय तक बने रहते हैं, जिनसे हमें इतिहास के बारे में काफ़ी जानकारी मिल जाती है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर अतीत एक या अनेक। ठीक है, अतीत एक या अनेक। तो जब हम बात करें, आज भी हम देश में अगर देखें, देखो वर्तमान को भी हमें देखना चाहिए कि वर्तमान से हम इतिहास को रिलेट कैसे कर सकते हैं, क्या चीज़ें तब होंगी, क्या चीज़ अभी, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है। हम पूरे देश को अगर देखें आज के टाइम पर, तो हमारा पूरा देश इतनी डाइवर्सिटी से
जितनी सारी डाइवर्सिटी है भारत के अंदर, भाषा के तौर पर, रहन सहन के तौर पर, धर्म के आधार पर, या जो जीवन जीने का तरीका है उसके आधार पर, बहुत सारी डाइवर्सिटी है भारत में। अब देखिए, हम लोग शहरों में रहते हैं, हम लोग कोई चीज़ उगाते नहीं हैं। किसान जो होते हैं वो खेतों में काम करते हैं, साग सब्जी उगाते हैं। कृषक, हम कृषक नहीं हैं, हम व्यापारी हैं, हम सेवाएं दे रहे हैं। और वहीं पे आप देखिएगा बिल्कुल अंडमान में वो जंगल जंगल के तौर तरीकों के अकॉर्डिंग रहते हैं। वो कोई हम्म, कृषि नहीं करते। वो सारी चीज़ें, जो भी भोजन की चीज़ें हैं, जो रहने की चीज़ें हैं, वो सारी जंगल से प्राप्त करते हैं। तो उनका तौर तरीका बिल्कुल ही प्राचीन तरीके से जी रहे हैं। तो आप आज के जो आप घर पे जाइएगा तो गूगल करिएगा कि जो जनजातियां हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, वो कैसे रहती हैं, कौन कौन सी हैं जनजातियां वहाँ पे हैं। एक सेंट जनजाति वहाँ पे, उसके बारे में आप पढ़िएगा तो आपको पता लगेगा भारत में भी बहुत सारा इतिहास एक साथ चल रहा है। मतलब अब वर्तमान में भी बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से चली। उसी प्रकार से प्राचीन काल में भी हर वर्ग में भी डिफरेंट डाइवर्सिटी होगी। हर लोगों के जीने का तरीका होगा, उनका अलग अलग इतिहास होगा। हमें जो इतिहास पता लगता है वो राजा महाराजा जिन्होंने कुछ लिख दिया उनके बाद उनका ही पता लग पाता है। लेकिन हमें उन आम लोगों का इतिहास पता लगाने के लिए हम उन चीज़ों को सर्च करते हैं जो उन लोगों ने चीज़ें खा के छोड़ी होंगी, या मकान बना के छोड़े होंगे, या जो बेसिक चीज़ें हैं जो सभी यूज करते हैं, उन चीज़ों का अध्ययन करके हम पता करते हैं वो लोग कैसे रहते होंगे। ठीक है, तो यही सब नीचे दिया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं तिथि यूं का मतलब क्या है। अब देखिएगा, आज से लगभग 2000 साल पहले, ठीक है, तो 2000 साल को हमने ईसा मसीह का जन्म मान के चलते हैं। उससे पहले की जो डेटें होती हैं, 2000 साल से पहले की डेटें, उनको हम बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं, बीसी बोल देते हैं। और उसके बाद की जो डेटें हैं उनको हम एडी बोलते हैं, एडी बोल देते हैं, एनो डोमिनी। मतलब एडी मतलब आफ्टर, मेरे हिसाब से तो वही है कि ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से और ईसा मसीह के जन्म से पहले, पहले का बीसी और जन्म से एडी हम लगाते हैं। ठीक है, यही हम इसमें यूज करते हैं। अब यहाँ पे एक ये दिया हुआ है, इसको अब देखिए भाषा का हमने कैसे उन्होंने पढ़ाई की होगी, एक एक करके देख देख के पढ़ा होगा चीज़ों को। तो एक इसी में दिया गया है, मिस्र के उत्तरी तट पर रोशेटा नामक कस्बा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक लेख तीन तीन भाषाओं में लिखा गया है। ठीक है, यूनानी मिस्री लिपि के दो प्रकार। कुछ विद्वानों ने यूनानी इसे पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजा और रानियों के एक छोटे से फ्रेम में लिखाए गए, जिन्हें कारतूस कहते हैं। आप क्वेश्चन पूछ लेंगे कारतूस इतिहास में इसका क्या मतलब था। तो राजा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाने को कारतूस कहते हैं, याद रखिएगा बस। अब नीचे क्वेश्चन दिए हैं, ये क्वेश्चन आप जरूर करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए बहुत सिंपल है। नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी का मतलब क्या था? आखेट और संग्रह। हम सबसे पहला जीवन का प्रथम साक्ष्य में चिन्ह कहाँ दिखाई दिए थे? नर्मदा घाटी में ही दिखाई दिए थे। उसके अलावा मगध, मगध पहला बड़ा राज्य था जो सोन नदी के किनारे था। गौरव पहाड़ियाँ आरंभिक कृषि। ठीक है, गंगा घाटी 2500 वर्ष पूर्व के नगर थे। और सिंधु घाटी उसकी सहायक नदियाँ प्रथम नगर थे। दैट इज। अब सब लोग बोलते हैं हम मेंस की तैयारी कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से करें। तो अब मैं आपको बिल्कुल फंडा बता, हमने पूरा चैप्टर पढ़ा। हमने पांडुलिपि और अभिलेखों को देखा कि पांडुलिपि और अभिलेख एक ऐसे पत्र पे लिखे जाते थे जो आसानी, पांडुलिपि जो लिखे जाते थे वो ऐसे पत्रों पे लिखे गए हैं जो प्रकृति से प्राप्त थे। ताड़पत्र हो गए या भुज नामक पेड़ की छाल हो गई, उस पर लिखे गए, जिसे दीमक, कीट पतंगे या समय आसानी से उनको, समय के साथ वो आसानी नष्ट हो जाते थे। जबकि अभिलेख ऐसी चीज़ों पे लिखे गए थे जो कठोर सतह थी, समतल सतह थी, पत्थर हुए, लोहे की सतह हुई, धातु की सतह हुई, तो उत्कीर्ण किए जाते थे जो लंबे समय तक टिके रहे। आज भी उनके साक्ष्य मौजूद हैं। तो जब आप इनको अभी से लिखना प्रारंभ करोगे, दो दो पैरा, एक एक पैराग्राफ, दो दो पैराग्राफ, तो यहाँ से आपकी राइटिंग स्किल डेवलप होने लगेगी। एनसीईआरटी को इसी तरीके से पढ़ना चाहिए। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।